मियाँ जी नवाब शाह के मतमूल और बाअसर ज़मींदार थे। बुलंदो बाला हवेली समेत कई एकड़ पर फैली ज़री अराज़ी पुश्तों से उनकी ख़ानदानी जागीर के तौर पर वर्से में उनके हिस्से में आई थी। बेगम हयात नहीं थी, अलबत्ता मरहूमा ने 2 औलादें छोड़ी थीं और दोनों ही बेटे थे, बड़े मजहर फारूकी और छोटे अजहर फारूकी। मजहर फारूकी मियाँ जी की तरह ही पक्के ज़मींदार थे और वाजबी सी तालीम के बाद ही वो ज़मींदारी के कामों में जत गए। अजहर फारूकी का मिजाज तो ज़मींदाराना नहीं था, मगर उन्हें अपने आबाई पेशे से कोई ख़ास शौक़ नहीं था, उसके बजाय उन्हें तालीम हासिल करने में दिलचस्पी थी। मियाँ जी को बेटे का शौक़ पसंद था और साथ ही वसाइल की भी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अजहर फारूकी को हसूल तालीम के लिए बाखुशी कराची भेज दिया, जो इस वक्त एक उभरता हुआ छोटा सा शहर था। अलबत्ता हॉस्टल की रहाइश उन्हें पसंद नहीं थी। जब तक अजहर फारूकी मैट्रिक करके कॉलेज में पहुंचे, उन्होंने कराची में ही वसी रकबे पर हवेली की तामीर मुकम्मल करवा ली। 1000 गज पर तामीर किया गया कसरे फारूकी सफ़ेद संगे मरमर से बनी पुरशिकवा इमारत थी, जिसके चारों तरफ दायरे की शक्ल में 500 गज चौड़ा खूबसूरत लॉन था। बाहर से अगर ये इमारत सब्ज़ो सफ़ेद का शाहकार थी तो अंदर से स्याहो सफ़ेद का अजूबा। कसरे फारूकी की तज़य्युन और आराइश में लकड़ी का बकसरत इस्तेमाल हुआ था, वो भी सिर्फ आपनूस की लकड़ी का। अजहर फारूकी ने कसरे फारूकी में रहते हुए ही ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आर्मी में जाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मियाँ जी को यह बात पसंद नहीं आई। वो चाहते थे तालीम हासिल करने के बाद अजहर फारूकी वापस हवेली आ जाएं, और अजहर फारूकी को यह मंजूर नहीं था। आखिर मजहर फारूकी उनकी मदद को आए और ना जाने किन मुश्किलों से उन्होंने अजहर फारूकी को आर्मी ज्वाइन करने की इजाज़त दिलवा दी। बहरहाल जब सारे मामलात खुश असलूबी से तय हो गए तो उन्हें बेटों की शादी का ख्याल आया। इस मामले में अजहर फारूकी ने बड़े भाई की तरह ही फरमाबरदारी से सब कुछ उन पर छोड़ दिया। मियाँ जी ने खुद बहुओं के इंतखाब में एहतियात बरती। मजहर फारूकी की बेगम नौरीन ज़मींदार घराने से थीं, अलबत्ता छोटी बहू फरियाल कराची के पढ़े लिखे ख़ानदान से थी और ख़ुद भी तालीम याफ्ता थी। शादी के पहले साल ही मजहर फारूकी बेटी के बाप बन गए और पोते की पैदाइश के चंद हफ्तों बाद ही मियाँ जी क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। दुख कितना ही बड़ा हो, ज़िंदगी नहीं रुकती, यही सोचकर दोनों भाई अपनी ज़िंदगियों में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अजहर फारूकी के नसीब में एक दुख और लिखा था। अजहर फारूकी आर्मी ज्वाइन करते ही मुसाफिर हो गए थे और उनका पड़ाव कभी एक तो कभी दूसरा शहर होता, मगर फरियाल को भी गांव का माहौल पसंद नहीं था और अजहर फारूकी की गैर मौजूदगी में उनका हवेली में रहना ऐसा ज़रूरी भी नहीं था। इसलिए वो शादी के इब्तदाई दिनों में ही कसरे फारूकी शिफ्ट हो गई, लेकिन उनका अपने ससुराल से मुकम्मल राब्ता था। कभी वो खुद हवेली चली जाती तो कभी उनके जेठ और जेठानी बेटे को साथ लिए कराची आ जाते। इस बार भी उनकी वापसी एक लंबे क़याम के बाद हुई थी, मगर वो नवाब शाह तक नहीं पहुंच सके। रास्ते में ही उनकी कार का मुसाफिर कोच के साथ ज़बरदस्त तसादुम हुआ था। हादसे की इत्तला मिलते ही अजहर फारूकी जाए हादसा पर पहुंच गए, मगर जब वो पहुंचे तो उनके भाई और भाभी दम तोड़ चुके थे। लेकिन 3 साल का उनका बेटा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा था। भाई भाभी की तदफीन से फारिग होकर जब दोनों मियाँ बीवी ने रख्ते सफ़र बांधा तो उस नन्हे से बच्चे को भी साथ कराची ले आए। फरियाल की अपनी गोद तो अब तक खाली थी। उन्होंने बहुत आसानी से उस बच्चे को अपने बेटे की हैसियत से कबूल कर लिया और बहुत जल्द ही वो उनकी ज़िंदगी का मरकज़ बन गया। यहाँ तक कि शादी के 7वें बरस मिन्नतों और दुआओं का समर बनकर पैदा होने वाली मलीहा फारूकी भी उसके लिए फरियाल की मोहब्बत को कम नहीं कर सकी। फिर उसके 7 साल बाद जैसे अजहर फारूकी हसूल तालीम के लिए कराची आए थे, अपने भतीजे को उन्होंने आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया, मगर 4 साल बाद ही उन्हें वापस आना पड़ा। मलीहा की पैदाइश के वक्त भी फरियाल को कुछ पेचीदगियों से गुजरना पड़ा था और फिर उसके बाद वो मुस्तकिल बीमार रहीं और 11 साल की बीमारी के बाद वो खालिक़े हकीकी से जा मिली। पालने वाली माँ को कंधा देकर वो फिर लंदन सुधार गए, मगर मलीहा की ज़िंदगी में खला हमेशा के लिए ठहर गया। हालांकि बाबा जान ने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली, शायद मलीहा की तन्हाई के ख्याल से, मगर पास होने और साथ होने में फ़र्क होता है। अब सूरत हाल यह है कि वो या तो अपनी स्टडी में वक्त गुजारते हैं या अपने पुराने दोस्त मलिक नासिर के साथ शतरंज खेलते हैं। और मेरी यानी मलीहा फारूकी की रूटीन भी बस यूं ही सी है। मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है और मेरा सारा वक्त खरीदारी में या फिर पेंटिंग में गुजरता है। हाँ, रोज़ ही कुछ वक्त निकाल कर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। वैसे तो बाबा जान की लाइब्रेरी में मेरे लिए बहुत सी किताबें हैं, मगर लाइब्रेरी जाने की वजह सिर्फ इतनी है कि मैं उस तन्हाई से कुछ देर को पीछा छुड़ा सकूं, जो अम्मी जान के इंतकाल के 9 साल बाद भी मुझे बौखला देती है। मगर अब शायद तन्हाई का एहसास कुछ कम हो जाए। पढ़ाई ख़त्म करके नूरुल हुदा ने लंदन में जॉब भी कर ली थी, पर अब सुना है कि बाबा जान के भतीजे हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। तानिया को झटका लगा था, वो जल्दी से सीधी हो बैठी, फिर उसने उस लाइन को दोबारा पढ़ा।
फिर तीसरी और चौथी बार हर बार पढ़ने से एक ही बात समझ में आई, पापा दादा जान के बेटे नहीं हैं। ये उसके लिए इंकशाफ था। वो सोचने लगी, अगर ये बात सच है तो भी छुपाई क्यों गई? भला इस बात के पता चल जाने में क्या हर्ज है? अजहर फारूकी अगर नूरुल हुदा के चचा भी थे तो तानिया के बहरहाल दादा ही थे। फिर उसने सोचा जब तक वो सब कुछ जान नहीं लेती इस बात को खुद तक महदूद रखेगी। उसी वक्त दस्तक की आवाज़ पर तानिया उछल गई। उसने जल्दी से डायरी अपने पीछे छुपा ली। दरवाज़ा खुला है। उसकी आवाज़ पर मुलाजमा ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। मेहमान चले गए हैं तानिया बीबी, और सब आपका खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। पापा आ गए? उसने पूछा। नहीं। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। उसके जाने के बाद वो डायरी हाथ में लिए उठी और चलते हुए तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई। मुझे शक सा हो रहा है कि मलिहा फारूकी आप ही हैं, और अगर आप मलिहा हैं तो ये डायरी भी आपने ही लिखी होगी। हमेशा से मेरा दिल चाहता था कि मैं आपके बारे में कुछ जान पाऊँ, और अब ये डायरी मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ बताने वाली है। मगर घबराइए मत, पढ़कर आपकी डायरी वापस कर दूंगी, और इसमें जो भी लिखा है वो मेरे और आपके दरमियान रहेगा, ये मेरा वादा है। वो चुप हुई, फिर अपनी हरकत पर हंसती कमरे से बाहर आ गई। उसने डायरी अपने कमरे में रखी और खाना खाने नीचे आ गई। डायरी पढ़ने की जल्दी में उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और चंद नवाले लेकर ही अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने लाइट ऑन की और दरवाज़ा लॉक करके दराज में से डायरी निकाल कर बेड पर चढ़कर बैठ गई। मलिहा लाइब्रेरी में बैठी किताब के मुताले में गरक थी कि उसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा मगर कोई भी मतवज्जे नजर नहीं आया था। उसने सर झटक कर वापस किताब पर नजरें जमा दी, मगर किसी की नज़रों का एहसास बदसतूर था। वो चिढ़ गई। आज तीसरा दिन था कि वो किताब लेकर बैठती और किसी की नज़रों की शिद्दत उसे बेचैन करने लगती। 2 दिन तक वो अपना वहम समझकर नज़रअंदाज करती रही, मगर आज सचमुच उसे गुस्सा आ गया तो उसने किताब बंद की और अपने इतराफ का जायज़ा लेना शुरू किया। उसके बिल्कुल सामने एक अंकल अखबार पढ़ रहे थे, मगर उनकी सफ़ेद दाढ़ी का एहतराम करते हुए उसने दाएं जानिब चेहरा मोड़कर देखा। वहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स बैठे कंबाइन स्टडी कर रहे थे। वो ग्रुप के लड़कों को मशकूक निगाहों से देखने लगी, मगर किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा तो उसने दूसरी तरफ देखा। वो कोई लड़की थी और जाहिर है यह हरकत वो तो नहीं करेगी। हॉल में कुछ और लोग भी थे, मगर मलिहा ने किसी को भी अपनी तरफ देखते हुए नहीं देखा। क्या मुसीबत है? उसे सख्त बेजारी हुई। 2 दिन से यही हो रहा था। बैठे बिठाए महसूस होने लगता कि कोई उसे बहुत तवज्जो से देख रहा है, मगर ढूंढने पर कोई नजर नहीं आता और वो गुस्से में खोलती घर आ जाती। अपनी तरफ से तो उसने मसले का ये हल निकाला कि आज सुबह के बजाय शाम को आई थी और अपनी मखसूस जगह से हटकर बैठी थी, मगर सामने वाला भी काफ़ी मुस्तकिल मिजाज था। घर की तन्हाई से घबराकर वो यहाँ आती थी, पर अब लग रहा था कि उस नादीदा मेहरबान की वजह से इकलौती सरगर्मी भी तर्क करनी पड़ेगी। वो उठी और किताब घर जाकर पढ़ने के ख्याल से इशू करवाती बाहर आ गई। एक्सक्यूज़ मी मिस। वो पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब कोई उसके पीछे से बोला था। वो रुककर पलटी तो देखा सांवले रंग का एक लड़का ब्लैक पैंट शर्ट पहने उसकी तरफ आ रहा था। जी। वो करीब आ गया तो मलिहा ने कहा, और उस जी के जवाब में उसने जो कहा उसे सुनकर मलिहा का जी चाहा कि उसका सर फाड़ दे। बेफिक्री से माथे पर आए काले बादलों को एक हाथ से हटाते हुए वो बड़े आम से अंदाज में बोला था, आप मुझसे शादी करेंगी? मलिहा को पहले तो लगा उसे सुनने में गलती हुई है, फिर उसे घूर कर देखते हुए कुछ कहना चाहा, मगर फिर अपना इरादा तर्क करके वो पलटी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो भी साथ हो लिया। देखिए, ना तो मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, ना मेरा इरादा फ्लर्ट करने के। मैं पूरी संजीदगी से आपको प्रपोज कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको ये सब अजीब लग रहा हो, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सोच कर जवाब दीजिएगा। मुझे ये जवाब जानने की कोई जल्दी नहीं। आप चाहें तो कल जवाब दें, परसों दें, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, या चाहे क़यामत के दिन। मैं यहीं लाइब्रेरी में आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा। मलिहा ने पहले तो अपने कदमों की रफ्तार तेज़ की, फिर कानों पर हाथ रख लिया और आखिर में उसने दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, तो उसने रुककर डरते डरते पलट कर देखा। दूर तक सड़क सुनसान थी। उसे इत्मीनान हुआ। भागते हुए सांस फूल गया था। वो वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। बदतमीज, कमीना, लोफर कहीं का। कहता है शादी करेगा, ऐसा मानूंगी कि शादी बर्बादी सब भूल जाएगा। इडियट, जवाब लेने आएगा। बद तहजीब इंसान। आएगा तो आता रहे, मैं तो अब मरकर भी उधर का रुख ना करूं। वो फुटपाथ पर बैठी ऊंची आवाज़ में उसे सलवाते सुना रही थी। वो तो शुक्र था सड़क बिल्कुल खाली थी, वरना अगर कोई उसे इस हाल में देख लेता तो हाथ पकड़कर पागल खाने छोड़ा था। पागल हूं ना मैं कि कोई भी राह चलता शादी की ऑफर करेगा और मैं चल पड़ूंगी। बुड़बुड़ाते हुए वो उठी। अब जो अपने तरफ गौर किया तो जी चाह सर पीट ले। ये जगह उसकी जानी पहचानी तो थी, मगर उसके घर से काफ़ी दूर थी। बिना देखे सरपट दौड़ते वो अपने घर जाने वाली सड़क के बजाय दूसरी तरफ निकल आई थी, इस ख्याल से कि वो कहीं रास्ते में ना मिल जाए।
वापस पलटने के बजाय उसने आगे जाकर मेन रोड से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। फिर एकदम ही गुस्से में पलटकर जहां से आई थी उस तरफ मुंह करके जोर से बोली, उल्लू का पट्ठा, बाबा को बता दो ना तो कल इसी गली से तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा। फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। वो यूं बोल रही थी जैसे वो वहां खड़ा सुन रहा हो। वो सारे रास्ते बकते चुकते घर पहुंची तो अजहर फारूकी लॉन में ही मिल गए। वो तो सीधी अंदर जाने वाली थी पर उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो उनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। आज तुमने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। उनकी बात पर उसने बेसाख्ता कलाई पर बंदी घड़ी की तरफ देखा। वो आम तौर से 2-2.5 घंटे में वापस आ जाती थी मगर आज उसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। एक तो पहले उसने खूब दिमाग खराब किया, फिर गुस्से में इतना ख्याल भी नहीं आया कि रिक्शा या टैक्सी कर लेती, उसे कोसते पैदल ही चली आई। एक पागल जो मिल गया था, फिर देर कैसे ना होती। वो आहिस्ता से बोली, क्या कह रही हो? उसके होंठ हिलते देखकर उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, आप मेरा इंतजार कर रहे थे तो कुछ काम था? हाँ, मुझे पूछना था तुमने नूरुल हुदा का कमरा तो ठीक से सेट कर लिया है? कितनी बार पूछेंगे, उसने दिल में कहा था। फिर उनकी तशवीह करने के ख्याल से बोली, आप बेफिक्र हैं बाबा जान, मैंने उनके कमरे की हर चीज़ खुद अपने हाथों से सेट की है। फिर उनके पास से हटकर वो किचन के सामने से गुजरती पिछली तरफ के हॉल में आ गई। हॉल की सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़ती वो अपने कमरे में आई। ये कमरा बहुत खुला और काफ़ी बड़ा था और आराइशी लड़ियों की मदद से कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक तरफ का हिस्सा बेडरूम था जिसमें वार्डरोब भी साथ ही जोड़ा गया था। वार्डरोब के एक तरफ अटैच बाथरूम था। बेड के पाइंती की तरफ थोड़ा हटकर सोफा सेट रखा था जिसके दरमियान में दरमियाने साइज का टेबल भी मौजूद था। दूसरा हिस्सा आर्ट स्टूडियो का लुक दे रहा था। सामने की दीवार पर लकड़ी का लंबा सा रैक मुनासिब ऊंचाई पर दीवार से जोड़ा गया था जिस पर कुछ कैनवस सूखने के लिए रखे थे। कुछ कैनवस दीवार के साथ भी रखे थे। एक तरफ राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी रखी थी। एक गोल ऊंचा टेबल भी था जिस पर कलर ट्यूब्स और पेंटिंग ब्रश रखे थे। पास ही एजल भी मौजूद था। कमरे में बालकनी भी थी जिसकी छत से मलिहा ने ढेर सारे विंड टाइमर लटका रखे थे। बालकनी में मौजूद झूले से भी उसने छोटी छोटी घंटियां बांध रखी थी। मलिहा को इन मिली जुली आवाज़ों का मध्यम सुरीला शोर बहुत पसंद था। अक्सर चांदनी रातों में वो झूले में लेटी उन आवाज़ों को सुनती रहती। यह कमरा कुशादा तो था, उसकी एक और ख़ुसूसियत ये थी कि यह बाकी घर से मुंसलिक होते हुए भी काफ़ी अलग था और इसी वजह से मलिहा ने उसे अपने लिए मुंतखब किया था कि वो यहाँ यकसुई से अपना काम कर सकती थी। मलिहा ने किताब टेबल पर रखी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मुँह हाथ धोकर वो तौलिए से खुश्क करती एजल के सामने आ खड़ी हुई। ये कैनवस उसने काफ़ी दिन पहले शुरू किया था मगर अभी तक आसमान का कुछ हिस्सा और एक सूखा दरख्त ही पेंट कर पाई थी। उसने सोचा आज उस कैनवस को ज़रूर मुकम्मल कर लेगी। उसने ट्रे में कलर मिक्स करके ब्रश पर लगाया और कैनवस पर कुछ स्ट्रोक लगा कर ही उसने हाथ रोक लिया। पता नहीं क्यों उसका जहन यकसू नहीं हो पा रहा था। उसने एक बार और कोशिश की मगर जहन अब भी बटा हुआ था। उसने महसूस किया कि कोई चीज़ उसे डिस्टर्ब करी है, शायद वो विंड चाइमर की आवाज़। उसने सोचा और उठी। बालकनी के स्लाइडिंग ग्लास डोर को बंद करके वो मुतमईन सी होती कुर्सी घसीट कर एजल के सामने आराम से बैठ गई मगर अब कमरे की खामोशी उससे चुभने लगी थी। वो चिढ़ सी गई। उसी माहौल में वो घंटों कैनवस पर काम किया करती थी मगर आज वो अपना जहन तक नहीं बना पा रही थी। तंग आकर उसने ब्रश रखा और किचन में आके सामने किचन टेबल के सामने रखे स्टूल पर चढ़ा। उसका हम उम्र दुबला पतला सा बहादुर सलाद काट रहा था। तुम? वो उसे देखकर हैरत से बोली, गुलबानो कहाँ है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो आज खाना मैंने बनाया है। मलिहा ने हंकार उभरा और खाने का जायजा लेने लगी। बीबी साहब, मेहमान रात को देर से आएंगे, बहादुर ने सलाद फ्रिज में रखते हुए पूछा। मेहमान नहीं, छोटे साहब आ रहे हैं। मलिहा ने तोसी की। छोटे साहब क्या यहीं रहेंगे? जाहिर है इंसान अपने घर में ही रहता है, तो फिर वो लंदन में कहाँ रहते हैं? बहादुर ने सोचते हुए फलसफियाना अंदाज में सवाल किया। फुटपाथ पर। वो चिढ़ गई। तुम क्या नाश्ते में कव्वे खाते हो? जब देखो जुबान चलती रहती है, जरा देर को चुप नहीं रहा जा सकता। बहादुर की शक्ल बता रही थी कि उसे मलिहा का डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था मगर मलिहा ने परवाह किए बगैर मजीद कहा, अगर रायता बना चुके हो तो टेबल पर खाना लगा दो और बाबा जान से भी कह दो खाना तैयार है। ठीक है जी, वो रूठे रूठे अंदाज में बोलकर बर्तन लगाने लगा। एक भतीजे के आने पर कसरे फारूकी को नए अंदाज से सजाया गया था जिसकी वजह से मलिहा को काफ़ी कोफ्त हुई थी। मलिहा चावलों की डिश टेबल पर रख रही थी कि बहादुर आकर बोला, कर्नल साहब कह रहे हैं वो खाना छोटे साहब के साथ खाएंगे। मलिहा ने अपना माथा पीट लिया और खुद बुलाने चल पड़ी। उसने स्टडी में पैर रखा ही था कि उसकी हंसी छूटते छूटते रह
हमेशा की तरह सफ़ेद बुराक कुर्ता शलवार में काले रंग के सादा से चप्पल पैरों में डाले, सुनहरे फ्रेम के ऐनक लगाए वो सामने कुर्सी पर अटेंशन बैठे थे और नजरें वॉल क्लॉक पर जमी थीं। वो आगे बढ़ी और चलते हुए उनके पास फर्श पर बैठकर अपना हाथ उनके घुटने पर रखा। ये उसकी बचपन की आदत थी। उसे जब भी बाबा जान को मतवज्जे करना होता तो मुखातिब करने के बजाय उनकी तरफ देखने लगती। अजहर फारूकी ने क्लॉक से नज़र हटाकर उसे देखा। खाना खा लें बाबा जान। आज तो खाना नूरुल हुदा के साथ ही खाऊंगा, तुम जाकर खा लो। बाबा जान, उनकी फ़्लाइट 11 बजे लैंड करेगी और घर आने तक 1:30 बज जाएंगे। इतनी रात को आने के बाद वो सुबह के नाश्ते से पहले कुछ नहीं खाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना। उन्हें मलिहा की बात सही लगी थी, फिर भी खाने के लिए नहीं माने तो मलिहा ने फिर इसरार किया। थोड़ा सा खा ले, आप जानते हैं मुझे अकेले खाना खाना नहीं पसंद। खाना खाने के लिए भूख का लगना ज़रूरी है, किसी का साथ होना नहीं। तुम्हें भूख लग रही है तो जाकर खा लो। उन्होंने नरमी से मगर कतई लहजे में कहा। उसे बुरा तो लगा मगर मजीद कुछ नहीं कहा। वो उठकर डाइनिंग रूम में आ गई। बहादुर, उसकी आवाज़ पर बहादुर बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गया। खाना उठा दो। वो अपने कमरे से जाकर लाइब्रेरी से इशू करवाई किताब उठाए लाउंज में आ बैठी। 11 बजने में 1 घंटा बाकी था कि बाबा जान स्टडी से निकलकर लाउंज में आए। फिर उसे देखकर बोले, मलिहा। जी बाबा जान। वो किताब बंद करते हुए बोली, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, फिर सोचा एक नज़र नूरुल हुदा का कमरा देख लूँ। आइए बाबा जान। वो उनका इशारा समझकर फौरन खड़ी होगी। मलिहा से आगे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो एकदम ही पलटकर बोले, तुम नीचे का कोई कमरा ठीक करवा लेती। अब वो इतनी रात का थका हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाएगा। मलिहा चाहते हुए भी नहीं कह सकी कि आपने ही कहा था कि नूरुल हुदा के लिए ऊपर वाला कमरा ठीक करवाना। उसे ग्राउंड फ्लोर पर रहना पसंद नहीं। अच्छी बात यह हुई कि कमरे में जाकर उन्हें में निकालने का मौका नहीं मिला। मलिहा ने बड़े ध्यान से कमरा सेट किया था और ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ पहुँचाई थी। वहाँ से बाहर निकले तो सारे मुलाजमों को लाइन में खड़ा करके हदायतें देना शुरू की। जब तक मैं नूरुल हुदा को लेकर एयरपोर्ट से आ नहीं जाता, तुम में से कोई सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ फटकेगा भी नहीं। बहादुर और नज़ीर, तुम दोनों फ़ौरन गाड़ी रुकते ही नूरुल हुदा का सामान निकालकर उसके कमरे में पहुँचा देना। और गुलाब खान, वो चौकीदार की तरफ मुड़े, पहले हॉर्न पर ही गेट खुल जाना चाहिए। अगर देर लगी तो याद रखना मेरी राइफल को अभी जंग नहीं लगा। और ये ड्राइवर किधर रह गया है? देखो ज़रा, इसने गाड़ी तैयार की है या नहीं। एक मुलाजिम भागा भागा बाहर की तरफ गया, फिर भागते हुए वापस आया। जीप तैयार है कर्नल साहब। फिर जब उनकी गाड़ी गेट से निकल गई तो हर एक ने सुकून का सांस लिया। कोई मुझे एक गिलास पानी के साथ सर दर्द की टैबलेट देगा? सोफे पर ढेर होते हुए मलिहा ने सदा लगाई। उसे इतनी देर तक जागने की आदत नहीं थी मगर आज तो जागना मजबूरी थी। कुछ देर बाद ही मुलाजिम ने पानी के गिलास के साथ टैबलेट लाकर उसे पकड़ा दी। टैबलेट लेकर मलिहा ने किताब फिर से खोल ली। 1 बजते ही मलिहा की नज़र वॉल क्लॉक से जैसे चिपक गई थी। उसका ख्याल था कि 1:30 बजे तक तो हर हाल में वो लोग आ जाएंगे, मगर 2 बजे, फिर 2:30, फिर 2:45 और तंग आकर 3 बजे मलिहा ने एयरपोर्ट इंक्वायरी का नंबर मिला दिया। पता चला फ़्लाइट 3 घंटे लेट थी। और ये तो सोचना भी बेकार है कि बाबा जान मुझे फ़ोन करके इतला देते। रिसीवर रखते हुए उसने खुद से कहा। फिर बहादुर और नज़ीर के अलावा उसने सब नौकरों को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया और ख़ुद लाउंज में आकर सिंगल सोफे पर बैठ गई। जहाँ वो बैठी थी वहाँ से मेन एंट्रेंस बिल्कुल उसकी नज़र के सामने थी। दोनों पाँव सोफे पर रखे कुशन गोद में लिए वो सिमट कर बैठी थी। नींद के मारे उसका बुरा हाल था, लेकिन जानती थी अगर नूरुल हुदा के इस्तकबाल को वो बनफ्स नफीस मौजूद ना हुई तो बाबा जान नाराज़ होंगे। इंतज़ार करना भी कितना मुश्किल काम है। थक कर सोचते हुए अचानक ही उसकी जहनी रूह बहक गई। आप चाहे कल जवाब दें, परसों, या चाहे क़यामत के दिन, मैं इंतज़ार करूँगा। उस वक्त तो उसे गुस्सा ही आया था मगर अब वो गुमसुम हो गई। क्या कोई क़यामत के दिन तक किसी का इंतज़ार कर सकता है? उसने खुद से सवाल किया और फिर फ़ौरन ही जवाब भी दे डाला, इम्पॉसिबल। 4:30 बजे के करीब हॉर्न की आवाज़ आई। फ़्लाइट एक्चुअली टेक ऑफ के वक्त ही लेट हो गई थी। लंदन का मौसम तो आप जानते हैं। एयरपोर्ट जाने से पहले अगर आप इंक्वायरी से मालूम कर लेते तो इतनी जहमत ना होती। और अजहर फारूकी के साथ अंदर आते नूरुल हुदा ना जाने क्या बोलने वाले थे कि सोफे पर बेखबर सो रही लड़की को देखकर चुप हो के अब्बा जान ने भी उसे देख लिया था। ये इस तरह क्यों सो रही है? वो नागवारी से पास खड़ी मुलाजमा से बोले, जो गाड़ी की आवाज़ पर क्वार्टर से निकलकर पोर्च में आ गई थी और अब उनके साथ ही अंदर आई थी। बाबा जान प्लीज़, उन्होंने आहिस्तगी से उन्हें टोका। फिर मुलाजमा से कहा, तुम जाओ। बाबा जान को साथ लिए उनके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में जाने के लिए सोफे के पास से गुजरे तो गैर इरादी तौर पर बाजू पर लटकता कोट छुपते हुए उस पर फैला दिया। वो अपने कमरे में आए और जूतों समेत ही बेड पर लेट गए।
थकन के मारे मलीहा का बुरा हाल था, दर्द से बदन टूट रहा था। फिर भी फजर की अजान के साथ ही हस्बे आदत उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसे सबसे पहले नूरुल हुदा का ख्याल आया और वो झटके से उठ खड़ी हुई। खड़े होते ही कोई चीज़ उसके वजूद पर से फिसलती हुई उसके पैरों पर गिर गई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। ये कोट किसका था और उस पर किसने डाला होगा? मलीहा को यह समझने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगी। छुपकर कोट उठा के बाजू पर डालते हुए वो अजीब से एहसास से दो चार हुई थी। वो कोट लिए अपने कमरे में आ गई। कोट बेड पर डालकर वो शॉवर लेने चली गई। 10 मिनट बाद ही वो गीले बालों के साथ कमरे में आई। बालों को तौलिए से सुखाकर उसने चादर ओढ़ी और जायनमाज बिछाकर किबला रुख खड़ी होती उसने नियत बांध ली। नूरुल हुदा यूं भी सहर खेज थे। फिर वो फ्लाइट में नींद पूरी कर चुके थे। सूरज के छप दिखाते ही वो ट्रैक सूट पहने लॉन में निकल आई। दौड़ते हुए लॉन के कई चक्कर काट कर वो एक जगह रुके। बार बार झुककर अपने पंजों को छूते वो एक बार उठे और फिर झुकना भूल गए। वो अप्सरा नहीं थी मगर अप्सरा लग रही थी। सफ़ेद कपड़ों में एक तमाम से दुपट्टा शानों पर फैलाए हुए उसके लंबे नम बाल हवा से लहराते बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। मगर वो बेनियाज सी बनी झूले पर बैठी थी जो उसके गदास पैरों के धिक्के से आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झूल रहा था। वो सर उठाए बड़ी महवियत से आसमान को देख रही थी कि तभी सूरज का रास्ता रोके बादल एकदम से खिसका और उसका वजूद किरणों की जिद में आ गया। वो हंस पड़ी और हंसते हुए उसने यूं ही अपना सर झुकाया तो नजर ट्रैक सूट पहने बुत की तरह साकित खड़े शख्स पर पड़ी। वो झिझक गई। वो इस वक्त नूरुल हुदा की वहां मौजूदगी की तवक्को नहीं करी थी। उसने अपने आप ही सोच लिया था कि रात के आने वाला दिन चढ़े तक थकन उतारता रहेगा। वो उठी और घूम कर कमरे में चली गई। मून लाइट इन सनलाइट अमेजिंग, वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाई। वो बाल समेट कर किचन में आकी। फटाफट ऑरेंज जूस निकालकर उसने जग में डाला और जग गिलास समेत ट्रे में रख के बहादुर को थमाकर लॉन में भेजा। फिर अपने नाश्ते की ट्रे तैयार करके वो किचन से निकलने वाली थी कि नूरुल हुदा जूस का गिलास हाथ में लिए किचन के दरवाजे से अंदर आ गए। हेलो मलीहा, उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते वो बोले तो मलीहा नर्वस होगी कि उनसे हाथ मिलाए या नहीं। उसी घबराहट में वो उनके हेलो का जवाब नहीं दे सकी और वो गैर इरादी तौर पर अपना हाथ नीचे करके उसकी तरफ झुककर बोले आई एम रोंग। इस बार वो इत्मीनान से मुस्कुराए। नॉट इंडीड। फिर उनके हाथ में पकड़े आधे खाली गिलास को देकर बोली और चाहिए? नो थैंक्स। मलीहा समझ नहीं पा रही थी कि उनसे किस अंदाज में बात करे, इसलिए बात करने से बचने की खातिर वो ट्रे उठाए उनके बराबर से गुजर कर आगे बढ़ गई। मगर अगले ही कदम पर उसे रुक जाना पड़ा। मैं 15 मिनट में नहा कर आता हूँ, तब तक आप मेरा नाश्ता तैयार कर लें। कोई ख़ास एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं, पर जो बाकी घर वाले लेते हैं अलबत्ता चाय स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। गुलमानों की हदायत देकर वो पलटे तो मलीहा को देखते उनके मुंह से निकला व्हाट हैपेंड। उसने भी फौरन से जवाब दिया नथिंग। उसने आहिस्ता से नबी में सर हिलाया। नूरुल हुदा अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ठीक 15 मिनट बाद वो ट्राउज़र पर टी शर्ट पहने डाइनिंग रूम में थे। मलीहा डाइनिंग टेबल पर ही उनकी मुंतजिर थी। उन्हें देखकर उसने गुलबानों को आवाज़ देकर नाश्ता लाने को कहा। नाश्ता लग चुका था। नूरुल हुदा ने नवाला मुंह में रखकर दूसरे हाथ से अखबार उठाया। फिर मलीहा की तरफ बढ़ाकर सवालिया लहजे में बोले न्यूज़पेपर। मलीहा ने नाश्ते से ध्यान हटाकर उनके हाथ की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली मैं नाश्ते के वक्त अखबार नहीं पढ़ती। क्यों? वो यूं ही पूछने लगे। क्योंकि अखबारों में ऐसी खौफनाक खबरें छुपती हैं कि पढ़कर भूखी उड़ जाए। सच कहा। बोलते हुए उन्होंने अखबार खोला और पढ़ने लगे। नाश्ता ख़त्म होने तक वो अखबार भी ख़त्म कर चुके थे। नैपकिन से हाथ साफ करके उन्होंने अखबार को तय करके रखा और अपने लिए चाय निकालते हुए उससे बोले चाय लोगी? मैं चाय कम पीती हूँ, दिन में सिर्फ एक कप, वो भी शाम में। वो भी नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते बोली। फिर अखबार उठाते हुए उसने बहादुर को आवाज़ दी। बहादुर को भी जैसे पता था कि आवाज़ क्यों दी गई है। वो दूसरे ही लम्हे जूस का गिलास लिया पहुंचा। तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? गिलास उसके हाथ से लेकर उसने पूछा। जी बीबी साहब, उसने इस बात में सच जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ। नूरुल हुदा ने चाय पीकर खाली कप टेबल पर रखते हुए उससे कहा फारिग होकर मेरे रूम में आ जाना। वो समझ के सामान सेट करवाना चाह रहे और हाँ में सर हिला दिया। वो कुछ देर बाद नॉक करके उनके कमरे में आई तो सारे ब्रीफ केस खुले हुए थे। एक बड़ा टेची केस तो बेड पर ही खुला रखा था और ख़ुद नूरुल हुदा हाथ में हैंगर लगे कपड़े पकड़कर वार्डरोब का दरवाज़ा खोलकर उसके सामने खड़े थे। मलीहा आ जाओ, उन्होंने पलटकर उससे कहा। फिर वार्डरोब में देखते बोले ये सब किसने ख़रीदा है? मैंने, बाबा जान का हुक्म था कि कमरे के साथ आपका वार्डरोब भी सेट कर दूं। मैंने तो उनसे बहुत कहा कि पता नहीं आपको मेरी पसंद अच्छी भी लगे या नहीं, मगर वो बात अधूरी छोड़कर यूं ही चुप होगी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी है कि बुरी लग ही नहीं सकती, मगर एक प्रॉब्लम है। क्या? उसने पूछा। इन्हें कहाँ रखूं?
उन्होंने कपड़ों से भरे सूटकेस की तरफ इशारा किया। लाए, मैं रख देती हूँ। उसने बढ़कर उनके हाथ से कपड़े लेकर बेड पर रखे और वार्डरोब में जगह बनाने लगी। फिर सूटकेस से कपड़े निकालकर वार्डरोब में लटकाने लगी। उसे मसरूफ देखकर नूरुल हुदा साइड में हो गए। ड्रेसिंग टेबल पर सिगरेट का पैकेट उठाकर एक सिगरेट निकाला। फिर लाइटर से सिगरेट जलाते वो सूटकेस में से अपने डॉक्यूमेंट्स वाला बैग निकालने लगे। तंबाकू की बू महसूस करके मलिहा ने वार्डरोब में से सर निकाल कर देखा और उनके होठों में दबा सिगरेट देखकर बोली, सिगरेट पीता आदमी हो या धुआं छोड़ता रेल का इंजन, दोनों दिखने में एक से लगते हैं। नूरुल हुदा ने चौंक कर सर उठाते हुए उसे देखा तो कहने लगी, मैं आपको सिगरेट पीने से मना नहीं करती, मगर मेरे सामने सिगरेट पीने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सिगरेट बुझा दें। अचानक ही उसके लहजे में इस्तेहकाक आया था। उसे खुद भी उसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन नूरुल हुदा ने ना सिर्फ महसूस किया था बल्कि उन्हें अच्छा भी लगा था। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उन्होंने सिगरेट एश ट्रे में बुझा दिया। और कोई हुक्म? उनकी बात पर उसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया तो फ़ौरन ही माजरत करने लगी। सॉरी, मैं आमतौर पर इस अंदाज से बात नहीं करती, मगर मुझे सिगरेट से बहुत चिढ़ है। कोई बात नहीं, तुम मुझसे हर अंदाज में बात कर सकती हो। वो बदसतूर मुस्कुराते हुए बोले तो मलिहा नज़रअंदाज करते हुए सूटकेस में से एक बड़ा सा पैकेट निकालने लगी। वो फ़ौरन बोले, इसे मैं खुद रख लूँगा, तुम रहने दो। वो उसे छोड़कर परफ्यूम्स की बोतलें निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगी। नूरुल हुदा ने वो पैकेट निकाला और उसे रखने वार्डरोब की तरफ आए। उसी वक्त बाबा जान दरवाज़ा बजाकर अंदर आ गए। आइए बाबा जान। नूरुल हुदा ने जल्दी से सब छोड़ छाड़ कर बेड पर सामान हटाकर उनके बैठने की जगह बनाई। क्या बात है, तुम इतनी सुबह जागे, नींद नहीं आई? नींद तो आ गई पर आंख जल्दी खुल गई, फ्लाइट में सोता रहा था शायद इसलिए। अब आगे क्या इरादा है, क्या जॉब करोगे? नहीं, मेरा इरादा है कि बिजनेस शुरू करूं। क्यों नहीं? वो खुश होकर बोले, तुमने इस बारे में कुछ सोचा है कि आप बिजनेस करोगे? कुछ प्लान्स तो है, मगर मेरा ख्याल है पहले यहाँ की मार्केट को सर्च कर लूं। ठीक कह रहे हो, मगर आते ही काम में लग जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ दिन आराम करो, फिर इन मामलात पर गौर करना। वैसे अब तुम आ गए हो तो सारी जिम्मेदारियां भी तुम्हें ही उठानी होंगी। सफ़र की थकन उतार लो, फिर मैं तुम्हें ज़मीनों का हिसाब किताब भी समझा दूंगा, बल्कि अगली बार नवाबशाह जाते हुए मैं तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा। बाबा जान प्लीज़, ज़मींदारी वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ, जाऊँगा भी, लेकिन हिसाब किताब वाला मामला आप अपने हाथ में ही रखें। नूरुल हुदा बड़े इनकिसारी से बोले थे। बाबा जान हंसे और कहने लगे, मज़हर फारूकी का बेटा कहता है कि उसे ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं। ये तो कमाल ही हो गया। भाई जी पक्के ज़मींदार थे। मियाँ जी की ज़िंदगी में ही फसलों की बवाई कटाई का काम उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया था। फिर वो अचानक ही संजीदा हो गई। दिलचस्पी की बात की है तुमने, मुझे भी ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं थी, और ना ही भाई जी जब तक थे मैंने कभी मुड़कर ज़मीनों की तरफ नहीं देखा, मगर बाप दादा की निशानियां खुद से अलग भी तो नहीं की जा सकती। मलिहा नूरुल हुदा के बगैर तो सामान सेट कर नहीं सकती थी, और नूरुल हुदा बाबा जान के साथ बातों में मगन थे। वो कुछ देर तो खड़ी उनकी बातें सुनती रही, मगर जल्दी बोर होगी। बाबा जान बेड पर बैठे थे और नूरुल हुदा उनके सामने जिस जगह खड़े थे मलिहा की तरफ उनकी पुश्त थी, और वो उनकी नज़र में आए बगैर कमरे से निकल सकती थी। उसने हाथ में पकड़ी चीज़ें आहिस्तगी से ड्रेसिंग टेबल पर रखी और ना महसूस अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर जाने के लिए वो जैसे ही नूरुल हुदा के पीछे से गुजरी, बिल्कुल अचानक ही उन्होंने पलटकर उसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। कहाँ जा रही हो? वो गड़बड़ाई, फिर संभल कर बोली, अपने कमरे में। कोई काम है या आराम करना चाहती हो? दोनों में से कोई बात नहीं है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ। उनके लहजे में अपने आप इस्तेकाक आ गया था, और फिर फ़ौरन ही अपनी बात कहकर वो मलिहा का हाथ छोड़ते बाबा जान की तरफ मुड़ गए थे, जैसे जानते थे कि मलिहा हर हाल में उनके हुक्म की तामील करेगी। मलिहा ने भी उनका हक जिताना महसूस किया था, मगर उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और पास ही रखे सोफे पर बैठ गई। नूरुल हुदा और बाबा जान एक बार फिर अपनी बातों में लग गए थे और वो फिर से बोर होने लगी, मगर उसने दोबारा बाहर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ एक शख्स ऐसा था जो उसे पूरी जान से महसूस कर रहा था।